निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। कल प्रणाम सर। हरिओम हरिओम। आप सभी को हरिओम। नीड नॉट टू अनम्यूट। आप लोग अनम्यूट बिल्कुल मत करें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें और मैंने आपके अभिवादन को स्वीकार कर लिया। ज्यादा कम बोलना और ज्यादा समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्षणों के लिए इसलिए पॉज कर रखा था कि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, उनको भी ज्वाइन करने दिया जाए। लोकेश जी कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया। चलिए अच्छा, आप उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने कुछ ग्रहों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और उनका मानव के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, और उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग गुरु तक पढ़ चुके थे कि बृहस्पति मनुष्य को कैसे प्रभावित करेगा। शुक्र के बारे में समझते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोगों को असेस करना पड़ेगा। अभी मैंने कुंडली दिखाई नहीं, आप बहुत सारे लोग कुंडली जानते भी होंगे, कुछ नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कुंडली के भाव के विषय में, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सूर्य के विषय में, मंगल का भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, बुध के विषय में भी चर्चा कर ली, बृहस्पति भी हो गया। ये एक फैक्टर होता है जो होता है शुक्र। देखिए शुक्र और सुख, अब आज की भाषा में जिसे सुख कहा जाता है वो अंतर सुख नहीं होता। जैसे आत्मा के सुख को आज के लोग सुख नहीं कहते, सुदामा के जीवन के सुख को वो लोग सुख नहीं कहते। सुख जो होता है जो बाहरी वातावरण को ऐसे समझिए कि माया के प्रभाव की प्रबलता जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए उसी को लोग आज सुख कहते हैं। तो शुक्र जो है माया की प्रबलता को बढ़ाने वाला है। शुक्र ग्रह जो है आकर्षण की शक्ति को बढ़ाएगा व्यक्ति के अंदर। शुक्र जो है संसार से जोड़ने का कार्य करता है। शुक्र का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। अगर आपके जीवन का सुख शुक्र बढ़ा रहा है तो आपको संसार में फैलाएगा, भोग में फैलाएगा, विलास में फैलाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी जातक के जीवन में शुक्र बलवान हुआ तो उसके मुक्ति के पथ पर चलने की संभावनाएं शून्य हो गई। हाँ, संसार में वो व्यक्ति जो है बहुत वैभवशाली होगा, सुखी होगा, धनवान होगा। शुक्र जो है रिश्तों में अगर जोड़ा जाए तो व्यक्ति की के पार्टनर्स को डिनोट करता है, पत्नी भी कह सकते हैं। अब शुक्र जो होता है आप ऐसे समझिए कि जिस क्रिया से लोगों के अंदर आपके प्रति आकर्षण हो जाए वही शुक्र है। तो वो कौन सी क्रिया हो सकती है? फ्रेग्रेंस लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से स्नान करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो ये सभी चीजें शुक्र को पावर देती है। जब ये शुक्र को पावर देती है तो व्यक्ति जो है संसार में आसक्ति की तरफ जाता है। शुक्र और गुरु के विषय में तुलनात्मक अध्ययन पिछली वाली कक्षा में भी मैंने आप लोगों से किया था कि जहां गुरु व्यक्ति को अंत प्रज्ञा जागृत करता है, शुक्र बाहर की तरफ लेके जाता है। गुरु जो है आंखें बंद करने को कहता है, शुक्र कहता है आंखें खोल लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों के फंक्शंस में विपरीतता है। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं दिख सकते, अपोजिट देखते हैं। और ये दोनों का समन्वय हर व्यक्ति के जीवन में होना परम आवश्यक है। केवल सुख हो ज्ञान ना हो तो भी बेकार है, और केवल ज्ञान हो सुख ना हो तो भी बेकार है। सो हमें क्या असेस करना है? अब देखिए आपके पास जातक की कुंडली है, उसके जीवन में सुख है कि नहीं है? शुक्र को देखिए कहाँ है वो। वो व्यक्ति जो है पूछ रहा है कि मेरे जीवन में धन है कि नहीं, डायरेक्टली। जैसे ही कोई व्यक्ति सुख की तरफ जाए तो वो आत्मिक सुख की तरफ जा ही नहीं रहा है, भावनात्मक सुख की तरफ जा ही नहीं रहा। वो सिर्फ एक सुख चाहता है कि उसके पास धन हो और धन से वो संपत्ति बनाए। तो ये प्रक्रिया शुक्र से होती है। अब शुक्र की स्थिति पर्टिकुलर
हॉरोस्कोप में क्या है, कितने डिग्री का शुक्र है, कहाँ बैठा है, उसको कौन कौन देख रहा है और वो किसको देख रहा है, इसका असेसमेंट करने के बाद तब उस व्यक्ति के जीवन को सुख के सुखों का हमें विश्लेषण कर लेना है। तो दो मूलभूत बातें जिसको आप समराइज करेंगे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो है गुरु और दूसरा है शुक्र। गुरु और शुक्र एक अंदर की तरफ है और शुक्र बाहर की तरफ। तो ऐसे कह सकते हैं, एक आंख बंद करने पे है और एक आंख खोलने पे है। एक प्रज्ञा चक्षु है और एक जो है स्थूल चक्षु है। शुक्र की चीजें कैसे पता करें? जो आंखों से दिखाई देता है और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, वही शुक्र का है, जिसको देखकर आप आनंदमय हो जाए। तो मनुष्य के जीवन का जो रोमांस होता है, क्रियात्मक प्रेम शब्द उपयोग कर सकते हैं, जिसमें रोमांच भरा रहे, वो शुक्र से गाइडेड होता है। और भावनात्मक प्रेम वो गुरु से गाइडेड होता है। सो अगर किसी कुंडली का आप चेक करोगे तो गुरु बलवान हो और शुक्र बलवान हो, ऐसा जातक कैसा हो जाएगा? इस तरह के जातक का जो लगाव होगा, दूसरों से अटैचमेंट होगा, वो भावनात्मक होगा और क्रियात्मक, दोनों पक्ष काम आएंगे। और सिर्फ उसका शुक्र बलवान है तो आप समझ लीजिए सूर्पनखा की तरह। सूर्पनखा जी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो इनका वर्ण करना है, रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी का मैं विवाहित हूँ, सीता जी ने दिखा दिया, अरे सबसे सुंदर देखो वर वही है, लक्ष्मण जी के पास चले जाओ वर्ण करने के लिए, वही आपका वर्ण करेंगे। आपने नुकसान कर लिया, क्योंकि अंतर चक्षु उसके पास नहीं थे। अगर अंतर चक्षु होते तो उस समय तो कोई समस्या नहीं थी, मोर देन वन वाइफ सबकी होती थी, तो कोई भी उनसे विवाह कर सकता था। पर अंतर चक्षु थे नहीं, ब्रेन यहाँ से वहां फंक्शन कर रहा था, शुक्र बलवान था, वो डिसीजन। और गुरु वीक था। अगर गुरु उनका बलवान होता वहां पे तो उनको गाइड कर देता कि तुम ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और ये देव मूर्तियां हैं, इनके प्रति समर्पण भाव ले आना पड़ेगा, तब ये तुम्हारी तरफ आगे आएंगे, न कि प्रहार करने से। छीना झपटी का काम चलता नहीं। तो ये दोनों चीजें आप लोग हमेशा समझा करिए, शुक्र और गुरु को। ये शुक्र और गुरु पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब चेक करें हम, तो हमारे पास कौन बचता है? शनि। शनि के विषय में, शनि राहु केतु। राहु केतु तो पॉइंट ऑफ कंजंक्शन है, जहां पे जो आर्बिट्स होती हैं, प्लैनेट मूव अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। अब इसमें दो ऑर्बिट लिख कर दी जाती हैं, वो अर्थ की और मून की, जब वो क्रॉस करे तो दो पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट को राहु बोलते हैं, दूसरे पॉइंट को केतु पर बोलते हैं। उससे पहले शनि को हम लोग समझ लें। शनि वास्तव में जो प्लानिटरी मोशन करता है, उसमें इसकी गति सबसे धीमी होती है। और इतना धीमा कोई प्लानिट है, बहुत स्लो चलेगा। तो होता क्या है कि शनि जो है, अब इसकी कारक किसका है, किस भाव को प्रबल बनाएगा? जैसे शुक्र को हम लोग ने समझ लिया, रोमांटिज्म करेगा। गुरु जो है ज्ञान उत्पन्न करेंगे, भावनाएं इनके पास रहेंगी। शनि जो है कर्म का कारक है। एक सेकंड।
हम लोगों का जो विषय था जिसपे हम लोगों को समझना है राहु केतु शनि। पहले शनि को समझे, ये बहुत स्लो प्लानेट है, ये कर्म। अब ये बहुत ही मतलब सूक्ष्म है। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करके कह देता है काम ही पूजा है। अब इसको अगर आज आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हाउ दिस हैज बीन पेनिट्रेटेड इन द माइंड ऑफ द पीपल कि पूजा करना बंद कर, जो तुम कर रहे हो वही पूजा है। आप कभी भी किसी से पूछ लेना, नमाज ही पूजा है। कहीं आपने स्टेटमेंट सुना? नहीं सुना होगा। किसी को कहते हुए सुना है आपने, वो कहे नमाज ही पूजा है? कभी नहीं सुना होगा। दूसरा, किसी से आपने ये भी नहीं सुना होगा प्रेयर इज, काम ही प्रेयर है। क्रिश्चियन जरूर प्रार्थना करने संडे को जाएगा चर्च, वो नहीं कह सकता कि मेरा काम ही प्रेयर है। कारण क्या है कि हमारी मन स्थिति में बहुत सारी ऐसी बातें भर दी गई। अब शनि देखो कर्म का कारक है, शनि कर्म की प्रेरणा देगा, और शनि दुख का भी कारण है। जीवन में जो दुख आता है वो डिपार्टमेंट शनि डील करता है। इसीलिए शनि से, राहु केतु शनि से सारे व्यक्ति जो है घबराते हैं कि राहु की महादशा आ गई, केतु की आ गई, शनि की आ गई, पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा। सब लोग उथल पुथल करते हैं। पर इसमें एक बात और बहुत मार्के की है जो किसी के साथ नहीं है, वो है न्याय। शनि न्यायकारी होता है। गुरु के न्याय में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहती है। जैसे एक विद्यार्थी को शिक्षक पढ़ा रहे हो तो कभी कभी कान भी खींच सकते हैं, और शनि जोर से थप्पड़ मारता है। भाई सही दिशा में चल रहे हो तो ठीक है, नहीं चल रहे हो तो देयर विल बी पनिशमेंट। तो शनि न्यायकारी है, इस बात को हमेशा समझते हुए किसी भी व्यक्ति के मन में शनि के प्रति कोई फियर नहीं देना, भय बिल्कुल नहीं देना। आपके जीवन में वही होगा जो आपने बोया है वही काटेंगे, तो उसमें भयभीत होने का क्या प्रश्न होता है? आप तैयारी करो, शनि की महादशा आ रही है। दूसरे, शनि अगर बलवान हो जाए तो क्या होगा? क्या दुख कम हो जाएगा? और कमजोर हो जाए तो दुख बढ़ जाएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा समझना चाहिए। जैसे हमने पढ़ाया था कि सूर्य अगर बलवान होगा तो व्यक्ति की आत्मिक तेज बढ़ जाएगा, और शनि बलवान होगा तो क्या दुख बढ़ जाएगा? नहीं, दुख से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। द पावर टू डिफीट द सैडनेस विल बी मोर। और कर्म में निरतता आपकी रहेगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका संपूर्ण समर्पण हो जाता है, और पूरी तन्मयता से वो काम करेंगे। अब राहु और केतु को अगर इन दोनों को भी समझ लीजिए, ये जो जंक्शन पॉइंट है राहु केतु कुंडली के किसी न किसी भाव में आते हैं। केतु जिस भाव में आएगा, केतु और मंगल इन दोनों की एनर्जी एक ही तरह की होती है, और राहु और शनि ये बिल्कुल एक ही तरह होता है। मीन्स राहु शनि की तरह काम करता है और केतु मंगल की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि अब ये करेंगे क्या किसी भाव में बैठकर? इनका अपना एग्जिस्टेंस है नहीं, बट इफेक्ट है। जैसे इनका अस्तित्व नहीं है लेकिन प्रभाव है। जब ये प्रभाव होगा, और बहुत अद्भुत प्रभाव होता है इनका, इनके प्रभाव को इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति। राहु केतु शनि के प्रभाव को अपनी कुंडली में इग्नोर नहीं कर पाएगा। जिस भाव में राहु बैठा होगा, जिस भी मतलब कुंडली के, वो हम आप आगे पढ़ेंगे, उसके में असंतोष हमेशा बना रहेगा। उससे सेटिस्फैक्शन उसको कभी नहीं होगी, उसमें संतोष आएगा ही नहीं। और कहीं ना कोई ऐसा व्यवधान होगा। ये पॉजिटिव है, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर राहु धन भाव में बैठ गया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति का धन से संतोष नहीं, तो क्या करेगा? वो ज्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति अपने अंदर ले आएगा। अब वहां हमें राहु को नियंत्रित कराना है कि ये ज्यादा कितना बड़ा हो, अपने अस्तित्व के बराबर ही हो। थोड़ा सोच लो कहां तक पहुंच सकते हो, फिर वहां से आप कंट्रोल करिए। तो राहु आपका पॉजिटिव हो गया। अदरवाइज होगा क्या, इतना सारा थॉट आएगा ब्रेन में कि वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमको कौन से थॉट पे कब काम करना है, किस थॉट पे कम काम करना है। तो राहु जिस भाव में बैठेगा वहां फैलाव होता है। राहु का मतलब फैलाव, एक्सपेंशन आप कह सकते हो। वो उस भाव को असीमित कर देता है। मान लीजिए प्रेम भाव में राहु बैठ गया, तो ऐसे व्यक्तियों का किसी एक व्यक्ति से प्रेम होना मुश्किल है। वो एक्सपैंड करेगा, उसको आत्मसंतोष नहीं होगा। अच्छा यहाँ से भी होगा तो वहां से भी कर लेता है। तो ये एक्सपैंड करता है, ये अपने आप को बढ़ाएगा। लाभ भाव में बैठ गया तब क्या करेगा? लाभ को ही बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा है। पर वो कितना बढ़ाएगा उस व्यक्ति का थोड़ा नियंत्रण कर जाए, नहीं तो लाभ इनफाइनाइट तो होगा। 10 रुपए का सामान 10,000 में बेचेगा, वो कोई खरीदेगा नहीं, दोबारा भाई मार्केट में असेस कर लेगा।
केतु के साथ क्या है, देखो राहु जिधर बैठा होगा उसके सप्तम में केतु बैठता है, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है इन दोनों में। केतु उस भाव के फलों को ही कम कर देता है, ऊर्जा का कारक तो है पर उसके फल को कम करेगा। अब अगर ये किसी ग्रह के साथ ना हो, सिर्फ भाव के को हम समझे, तो केतु जिस भाव में बैठेगा उसको कम करेगा। केतु भाग्य भाव में बैठ गया तो क्या करेगा, व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो उसको सफलता मिलेगी। केतु लग्न में बैठेगा तो क्या करेगा, अब मैंने बताया था आपको, देखो केतु और मंगल दे बोथ आर वर्किंग सेम है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब आपको डोमिनेट करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक तरह से समस्या हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति किसी और की ना सुने, सिर्फ अपना ही सुनाए, एक बार तो चलो चल जाएगा, दोबारा कोई आपसे बात नहीं करेगा कि कौन इनको सुनाने जाएगी, तो अपने सुनाते हैं। तो ये ड्रॉबैक होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट एनर्जी है, तो जब तक को यही बताना है कि देखो एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, उसको सही दिशा देना, दूसरों से बहस कम करना, कुछ दूसरों को भी सुन लेना, मानना न मानना अलग बात है, पर सुनो तो अपना कान दो उसको। अब केतु यही धन भाव में बैठ जाएगा तब क्या करेगा, धन कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन करेगा धन में। शिक्षा संतान, अक्सर अगर शिक्षा संतान प्रेम के भाव में विरक्त हो जाए तो ऐसे लोगों की पहली संतान अबॉर्शन हो जाता है, वो सही नहीं हो पाती, शिक्षा में कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, तो ये अपना फंक्शन बराबर करते हैं। अब इसका उपाय क्या है, हम लोग उपाय करने पड़ेंगे। सो आप लोग ने सूर्य से शुरू किया, केतु तक पहुंच गए। अब इसमें एक और भी है फैक्टर है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है जिसको ब्रह्मांड हम कहते हैं, इस एक पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन, एक ग्रह की जो पोजीशन होती है, उसको डिटरमिन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने 12 भागों में बांटा है। वही 12 राशियां हैं। आप ऐसे समझिए कि एक सर्कल लीजिए, ये सर्कल ले लिया आपने, अब इस सर्कल को डिवाइड करिए। वो जो डिवीजन है ना वो भी आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं कि इस तरह का कोई डिवीजन आप लाइन ढूंढने चले जाएंगे तो मिलेगा, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं मिलते। ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने इस बात को समझ में आ रहा होगा उनको। अब इसको हमको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायमीटर ले लीजिए, और एक पार्ट जो होता है, ये देखो पूरा एंगल जो यहाँ पे, मेरा आज जो है राइटिंग पैड अटैच नहीं होता है, इसका वायर नहीं मिल रहा था, तो ये जो पूरा एंगल बना हुआ है ये 360 डिग्री का है। एक सर्कल जो एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का होता है, उसको अगर हमने वो 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट होगा 30 डिग्री का होगा। अब समस्या ये आ जाती है कि इस 30 डिग्री पार्ट को भी सब डिवीजन होता है जो हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। ये पार्ट देखिए, ये 30 डिग्री का पार्ट है, ये वाला 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये जितने भी पार्ट होंगे 30 डिग्री। इसमें है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, और हर एक पार्ट का एक जोडाइक साइन है। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो आप लोग मेष से स्टार्ट करते हैं,
ये हमारी मेष राशि होती है, इसी को इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। ये 0 to 30 है, 0 डिग्री to 30 डिग्री। मेष के बाद वृषभ आएगी। तो ये जो राशियों का क्रम चलता है, ये आकाश में उस पर्टिकुलर स्टेट की है। अब मान लो जो आप हम अपना होरोस्कोप बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर होरोस्कोप होता है, उसको अगर समझेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में होता है होरोस्कोप। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे होरोस्कोप में तो ल लिखा होगा, तो ये तो लग्न हो गया। और होरोस्कोप में राशियों को न लिख करके कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे 1 नंबर वाली जो राशि होती है वो मेष होती है। तो इस होरोस्कोप में मान लो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है ये बताता है कि इस पर्टिकुलर जातक का लग्न जो है वृषभ है। जो 1 से 12 तक की राशियां होती हैं उनको आपको नंबर्स के साथ याद करना पड़ेगा। मीन्स नेम शुड बी एसोसिएटेड विद नंबर। और दूसरा, उसके इंग्लिश वर्जन को भी याद करिए, जैसे मेष को एरीज बोलते हैं, ये आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन। अदरवाइज होगा क्या क्या कि सिर्फ आपने अगर हिंदी में याद किया है तो कोई जातक जो दो मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का मिला, सो आप उसे हिंदी में बताएंगे उसे समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो हमारी काल पुरुष की कुंडली बनती है, इसको ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, काल पुरुष को समझ पाना। इसको अगर समझेंगे तो ये काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। अब इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे समझ में आते हैं। जैसे ये 1 नंबर जो है ये मेष राशि को डिपेक्ट करता है, 2 नंबर जो है वृषभ राशि है। अब इसमें एक और चीज है, भाव। ये जो पहला हाउस है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, ये पहला भाव कहा जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि। कोई भी राशि हो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, लेकिन वो भाव पहला ही होगा। और उस पहले भाव का पर्टिकुलर गुण होता है जो हम आपको बताएंगे कि पहले भाव से कौन सा गुण देखा जाता है। फिर दूसरा भाव, तीसरा। अब इसको इस वाले से समझें तो काफी आसान हो। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां भाव, 12। ये काउंटिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहती है। इसको अगर हम लोग डिसाइड करें कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इसको, जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक के बाद दो इधर आया, एक के बाद दो इधर नहीं आया। और काउंटिंग में आप हमेशा याद रखिए, 1, 2, अब हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी ये आपको चेक करना हो कि हमें देखना है कि सपोज कर लो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य को छोड़िए, गुरु है,
और आपको चेक करना है इसकी पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है। तो आपको काउंटिंग यहीं से करनी है, यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी। इस पर्टिकुलर प्लेस से काउंट करना है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4th होगा, ये 5th होगा। अक्सर हमारे पास जो कंफ्यूजन आता है, भाव का आ जाता है, राशि का आ जाता है। राशियों की समस्या दूर करने का उपाय है कि आप एक पेज पे 1 से 10 नंबर तक की राशियों को लिख लो, उनके नाम को लिख लो और धीरे धीरे अभ्यास करिए। 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, इस तरह आप याद करिए। 6 कन्या, 7 तुला। जब आप याद करेंगे और फिर एक बार उल्टा याद करेंगे। 10 नंबर जो होता है वो मकर है, 11 नंबर कुंभ है और 12 नंबर मीन है, मकर के पहले जो है। तो इस तरह जब आप उल्टा सीधा याद करेंगे तो उनके नंबर्स आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगे। जब एक बार नंबर आपके ब्रेन में फिट हो गए, तब आता है इन राशियों का गुण क्या है। दो इसमें पर्टिकुलरली 3 चीजें हैं ज्योतिष में, जिनका कॉम्बिनेशन सरलता से आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता देगा। एक, ग्रह कौन कौन से हैं। दूसरे, राशियां कौन है, कौन सा ग्रह कृष राशि में बैठा है, नक्षत्र कौन सा है। एक बहुत पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि आपको कंफ्यूज न करें। वो है कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। ये व्यक्ति की जो है राशि बताती है। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राशि कहते हैं। अगर थोड़ा सा लंबा बोलना चाहें और क्लैरिफाई करने के लिए कहते हैं चंद्र राशि। किसी भी पर्टिकुलर कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वह उस व्यक्ति की राशि कहलाती है। और चंद्रमा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रमा होता है व्यक्ति का मन। तो जब चंद्रमा व्यक्ति का मन हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति अपने मन से ही रहता है। लोगों को अक्सर कहते हुए आपने सुना होगा, मेरा मन यह करने को कह ही नहीं रहा। तो मेरा मन का मतलब उसके चंद्रमा की उपस्थिति। तो इस बात को आप हमेशा बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि पहले 12 राशियों के नाम हमें याद होने चाहिए विद नंबर्स। दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, चंद्रमा की उपस्थिति को हम लोग चेक करें। लग्न को तो अब है पहला भाव से लेके 12वां भाव, इसकी चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ पे, तो जिस राशि में चंद्रमा उपस्थित होगा वो व्यक्ति की चंद्र राशि होगी। अब 1 से लेके 12 राशियां जो होती हैं, उनमें प्रत्येक राशि के गुण और धर्म अलग अलग होते हैं। अब ऐसे समझिए, ये जो आकाश का 12 पार्ट में हमने डिवीजन किया था वो राशियों में किया। अब इन्हीं राशियों को हम लोग थोड़ा सा और सब डिवाइड करेंगे, नक्षत्रों में चले जाएंगे। तो होता क्या है, देखिए एक राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है। इस ज्योतिष के कुछ गणितीय पार्ट होते हैं, मैथमेटिकल पार्ट होते हैं, जिसका उपयोग गणना में किया जाता है। जैसे मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक है। उसके बाद वृषभ आएगी, 30 to 60 डिग्री आएगी। अब इसमें होता क्या है, अब पूरे अगर ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया जाए तो तब क्या होगा, तब एक सब डिवीजन हो जाता है। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ज्योतिषी ऐसा करते हैं या फिर लोग अपने बारे में बताते हैं, मेरा जन्म जो है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, कोई कहेगा मेरा जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। ये जो नक्षत्र है ये स्पेसिफाई कर देता है पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उत्पत्ति को। और दूसरा क्या स्पेसिफाई करेगा, दूसरी बात यह स्पेसिफाई करता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट होगा। अब इसको समझिए, मेष जो राशि होती है, मेष मेष राशि का देखिए, हमारे जो ज्योतिषी शास्त्र है ना उसमें बड़ा अच्छा सिस्टम है। एक तो किसी बात को शब्द से बता देते हैं, दूसरी सिंबल से बता देते हैं। अगर शब्द नहीं याद हो सिंबल को याद करिए। तो मेष जो है भेड़ को दिखाता है। अब उसमें उसको ठीक से समझेंगे तो ये राशि ऊर्जा की राशि होती है। अब इसके बाद का संबंध हम बता देंगे ऊर्जा कहां से आती है, क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल होता है।
ये राशि स्वामी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब होता क्या है, ये जो 1 से 12 तक की राशियां हैं, हरिओम, प्रणाम सर। वॉइस नहीं आ रहा। सर आप म्यूट है। पांचवी होगी सिंह, थैंक यू। छठी होगी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, इसको आप लोग बार बार लिखा करिए। नौवीं होगी धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं राशि मीन। अब इसमें है क्या, देखिए मूल पॉइंट जो बहुत समझने का होता है कि ये जो डिवीजन है बहुत सीक्वेंस में है। देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर को, इन 12 राशियों को अगर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करें तो ये बड़े आसानी से हो जाते हैं। 1 2 3, फिर यहाँ पे आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 1 4 7 10 क्या है, देखिए 1 नंबर वाली जो राशि है उसको अगर आप देखेंगे तो मेष राशि है, चौथी नंबर की कर्क है, 7वें नंबर की तुला है, 10वें नंबर की मकर है। ठीक इसी तरह 2 5 8 11 भी है। चर का मतलब होता है चलायमान। ऐसे लोगों, अब किसी की आपने कह दी मेष राशि, अब उसके हम क्या डिस्कस करेंगे,